हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। एक बार फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं CHO की, और ये जो क्लास है वो 26 नंबर की क्लास है। आज का जो हमारी क्लास का टॉपिक है वो है फर्स्ट एड इन कॉमन इमरजेंसी कंडीशंस। ठीक है, इसमें हम देखेंगे इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट MCQs, और साथ के साथ उसका हम डिस्क्रिप्टिव भी देखेंगे, क्या उसको थ्योरेटिकल भी हम उसको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, ताकि आपका कोई भी डाउट इसमें नहीं रहे। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा जो वीडियो है। क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ क्लाइंट टेकिंग बाय एक्जिला। एक्जिला से जो टेम्परेचर लिया जाता है उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। टेम्परेचर लेने की अलग अलग साइट्स होती हैं। ठीक है, माउथ से लिया जाता है, एक्जिला से लिया जाता है, और ईयर से भी लिया जाता है। इसके अलावा रेक्टम से भी टेम्परेचर लिया जाता है। तो इसके जो मेजरमेंट है वो भी क्या आता है, अलग अलग आता है। माउथ से जो टेम्परेचर लेते हैं वो अलग आता है, और ईयर से लेते हैं वो अलग आता है। इसके अलावा जो एक्जिला और रेक्टम से लेते हैं वो भी उसके उनमें क्या डिफ्रेंशिएशन आते हैं। अगर इसके डिफ्रेंशिएशन की मैं बात बताऊं आपको, तो जो माउथ से जो हम टेम्परेचर लेते हैं उसके कंपैरिजन में रेक्टम और एक्जिला से जो टेम्परेचर लिया जाता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, 1 डिग्री का डिफरेंस होता है। एक्जिला से जो टेम्परेचर लिया जाता है वो क्या आता है, माउथ से जो टेम्परेचर लेते हैं उससे 1 डिग्री कम होता है, और जो रेक्टम से जो टेम्परेचर लिया जाता है वो माउथ से जो टेम्परेचर लेते हैं वो 1 डिग्री ज़्यादा आता है। ठीक है, तो अब इस तरह से इसको आप याद कर सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर वो ये है कि द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ क्लाइंट टेकिंग बाय एक्जिला। एक्जिला से जो टेम्परेचर लिया जाता है वो कितना होता है नॉर्मली। ऑप्शन है 98.6 डिग्री है, या फिर 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ये आप जीरो नहीं समझना, ये डिग्री है। ठीक है, और सी ऑप्शन है 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और डी ऑप्शन है 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सी इज द राइट आंसर। 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है एक्जिला से जो टेम्परेचर लिया जाता है। अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो आपके सामने ये चार्ट दिख रहा है। हाइपोथर्मिया की कंडीशन में कितना होगा, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होगा, और हाइपरथर्मिया की कंडीशन में क्या होगा। हाइपोथर्मिया का मतलब क्या होता है, जब बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं हाइपोथर्मिया। नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है 97 पॉइंट कह सकते हैं, या 97.7 से और 99.5 के बीच में होता है, या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एक्चुअल इसका बॉडी टेम्परेचर होता है नॉर्मली। अगर इससे क्या हो जाता है, कम हो जाता है बॉडी टेम्परेचर, तो उस कंडीशन को हम हाइपोथर्मिया बोलते हैं। इससे ज़्यादा हो जाता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं हाइपरथर्मिया। तो किस कंडीशन में हो जाए, सेल्सियस में अगर बात करें तो 35 डिग्री से सेल्सियस से कम है टेम्परेचर तो हाइपोथर्मिया, या फिर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम है तो वो क्या हाइपोथर्मिया की कंडीशन में आता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ये आपके सामने शो हो ही रखा है। इसके अलावा जो हाइपरथर्मिया होता है, जिसको लो ग्रेड फीवर भी कहते हैं, वो हो जाता है आपका 38.3 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा टेम्परेचर आ रहा है, या फिर 100 डिग्री 0.9 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा आ रहा था उसको हाइपरथर्मिया कहेंगे। और हाइपर पायरेक्सिया क्या हो जाता है, हाई फीवर, जिसमें क्या होता है 41.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है और 106 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है, तो वो क्या आ जाता है हाइपर पायरेक्सिया की कंडीशन में आ जाता है। ये आप जनरल चीज़ें, इनको भी आपको माइंड में रखना है, कई बार इनमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया और हाइपर पायरेक्सिया क्या होता है, और उसका टेम्परेचर भी कितना होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट फीवर। फीवर को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग यूज में लेते हैं, वैसे तो सबको पता है PCM वगैरह यूज लेते हैं, लेकिन और भी इसके कई नाम हैं, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा इसका नाम होगा। एपिनेफ्रिन है, टिनिडाजोल है, या फिर टिंचर बेंजावेट है, या फिर एसिटामिनोफेन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका डी इज द राइट आंसर। एसिटामिनोफेन क्या लिया जाता है फीवर के रूप में, इसको ड्रग ऑफ चॉइस होती है। मोस्टली इसको किस में लेते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं, बच्चे होते हैं,
उसमें इसको यूज में लिया जाता है। इसके अलावा ब्रूफेन भी है और पैरासीटामोल वगैरह भी यूज में लिया जाता है। पैरासीटामोल इसमें साल्ट पाया जाता है, ठीक है। तो ये वाली जो मेडिसिन है ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसकी, फीवर की, मोस्टली बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर द साइन एंड सिम्टम ऑफ ब्लड शुगर एक्सेप्ट। लो ब्लड शुगर है किसी का तो उसका साइन सिम्टम कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन है ट्रिमर्स है, सीजर्स है, कोल्ड एंड क्लेमी स्किन है, या फिर हाइपर टेंशन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, हाइपर टेंशन लो ब्लड शुगर का साइन सिम्टम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एड फॉर लो ब्लड शुगर इफ पेशेंट इज अनकॉन्शियस। पेशेंट क्या है, अनकॉन्शियस है और उसका लो ब्लड शुगर हो गया, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, प्लेस ग्लूकोज पाउडर अंडर टंग, या गिव ओरल ग्लूकोज, गिव फ्रूट जूस, या फिर एडमिनिस्टर IV RL। तो क्या हो गया इसका क्वेश्चन का आंसर, इसका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। क्या करेंगे, उसके टंग के नीचे ग्लूकोज पाउडर का क्या लगा देंगे, हम उसको रख देंगे, ठीक है। ओरल ग्लूकोज नहीं देंगे, ये भी नहीं देंगे, लेकिन फर्स्ट जो एड होती है, हम फर्स्ट एड कर रहे हैं यहाँ पर, ये IV RL वगैरह देते हैं। तो उस कंडीशन में तो क्या होता है कि पेशेंट, ये फर्स्ट एड नहीं होता, ये अदर ट्रीटमेंट में आ जाता है। लेकिन हमें तो सबसे पहले अगर कोई क्या है कि लो ब्लड शुगर है, उसको हमें ट्रीट करना है, तो एज ए फर्स्ट एड हमें उसको क्या करना पड़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा उसकी टंग के नीचे क्या करेंगे, ग्लूकोज पाउडर रख देंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया किसको बोलते हैं, लो लेवल ऑफ HB है, लो लेवल ऑफ शुगर है, या फिर हाई लेवल ऑफ शुगर है, या फिर लो लेवल ऑफ सोडियम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी इज द राइट आंसर, लो लेवल ऑफ शुगर। शुगर का जब लेवल कम हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, ठीक है। हाइपो मीन्स होता है कम, ग्लाइसीमिया मिला शुगर। अगर हाइपर हो जाता है तो इसमें क्या हो जाता है, हाई लेवल ऑफ शुगर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज फैक्ट इज ट्रू अबाउट बर्न। बर्न के बारे में कौन सा इसमें ट्रू है वो बताना है। ऑप्शन ए है अप्लाई सोफ्रामाइसिन ऑइंटमेंट एंड कवर विथ वैसलिन गोज है, अप्लाई सोफ्रामाइसिन ऑइंटमेंट कवर विथ ब्लैंकेट है, अप्लाई रनिंग टेप वाटर है, गिव लिक्विड बाय ओरली है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, बर्न के केस में वो करना है आपको, ए इज द राइट आंसर। इसमें सोफ्रामाइसिन ऑइंटमेंट लगाते हैं और उसको वैसलिन गोज से क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं ताकि इन्फेक्शन नहीं हो। इसमें टेप वाटर भी करते हैं, लेकिन टेप वाटर तो जो कम बर्न होता है उस कंडीशन में किया जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा बर्न हो रहा है उस समय क्या करते हैं, ये फर्स्ट तो ये है ही इसकी, लेकिन उसके बाद जो मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका आंसर हो जाएगा वो होगा अप्लाई सोफ्रामाइसिन ऑइंटमेंट एंड कवर विथ वैसलिन गोज। What are the main cause of death among people who is initially survive a severe burn। अगर कोई पर्सन है वो क्या अगर अभी अभी बर्न से ठीक हुआ है, ठीक है, तो उसमें क्या उसके डेथ का क्या कारण हो सकता है, उसको सीवियर बर्न हो चुका है तो उसका डेथ का कॉज क्या हो सकता है ये बताना है आपको। फीवर हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, सीवियर डिहाइड्रेशन हो सकता है, या फिर बोथ B एंड C हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी इज द राइट आंसर। इसमें क्या हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, इसके साथ साथ उसमें डिहाइड्रेशन के भी चांसेस रहते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर बर्न हुआ है तो उसमें ये दो इन्फेक्शंस, ये दो कंडीशंस देखने को मिलती हैं, एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और उसमें डिहाइड्रेशन होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज पॉपुलेशन ग्रुप हैज द हाईएस्ट रिस्क ऑफ बर्न। बर्न के लिए कौन सा हाईएस्ट ग्रुप होता है पॉपुलेशन का, 60 to 65 ईयर ओल्ड का रहता है, या फिर 80 to 35 ईयर ओल्ड का रहता है, या 24 मंथ और यंगर रहते हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबाव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, बर्न के ज़्यादा रिस्क में आते हैं, क्योंकि उनको क्या होता है पता नहीं आता है ये चीज़ रिस्की है या नहीं है। तो 24 मंथ और जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा रिस्क पॉपुलेशन में आते हैं बर्न के केस में। In the case of chemical burn to the skin, how should then affect area be treated। कैसे इसको हम ट्रीट करेंगे अगर कोई केमिकल से बर्न हो गया है तो। ऑप्शन है वॉश द एरिया विथ शॉप, या फिर फ्लश द एरिया फॉर एटलीस्ट फॉर 20 minutes विथ कूल रनिंग वाटर, अप्लाई एन ऑइंटमेंट और बटर,
या कूल द एरिया विद आइस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। इसमें क्या करेंगे, उस एरिया को 20 मिनट तक कूल वाटर जो रनिंग वाटर है उसमें हमें उसको फ्लश करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोन सैटर्ड इनटू फ्रेगमेंट इज कॉल्ड। जो बोन है वो क्या हो चुकी है, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो गई है, उसमें टुकड़े हो चुके हैं। तो ऐसे फ्रैक्चर को क्या कहेंगे? ट्रांसफर फ्रैक्चर कहेंगे, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहेंगे, कम्युनिटेड फ्रैक्चर कहेंगे या स्पाइरल फ्रैक्चर कहेंगे। जो डिफरेंट टाइप के फ्रैक्चर्स होते हैं वो आपको इस इमेज में दिख रहे हैं। किस किस तरह के कौन कौन से फ्रैक्चर होते हैं वो भी आप समझ लीजिए। पहले इस क्वेश्चन का आंसर बता देती हूँ। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होता है कम्युनिटेड फ्रैक्चर। कम्युनिटेड फ्रैक्चर होता है एक बोन क्या होती है, अलग अलग जगह से डिफरेंट क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा टूट जाती है। तो ऐसी को बोलते हैं हम फ्रेगमेंट हो जाते हैं, उसके छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, टुकड़ों में वो टूट जाती है। ऐसा जो फ्रैक्चर होता है वो होता है कम्युनिटेड फ्रैक्चर। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, ये क्या है, फर्स्ट वाला ये है ट्रांसफर फ्रैक्चर। इसमें बोन क्या होती है, सीधी ट्रांसफर ही क्या होती है, ब्रेकडाउन होती है। ये होता है लीनियर। बोन में क्या होता है, इसमें इस तरह से लाइन बनती है और इस तरह से क्या होता है, इसमें फ्रैक्चर होता है। ये होता है ऑब्लिक। बोन क्या होती है, ऑब्लिक टूटती है इस तरह से ऑब्लिक बना करके, और ये होता है ऑब्लिक डिस्प्लेस हो जाता है। और ये होता है स्पाइरल। स्पाइरल की तरह इसमें क्या होता है, फ्रैक्चर होता है बोन में। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है वो क्या होता है, बोन पूरी तरह टूटती नहीं बल्कि क्या हो जाती है, ये मुड़ जाती है बोन है। जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें इस तरह का जो फ्रैक्चर है वो ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे ग्रीन स्टिक होती है वो क्या होता है, ब्रेक नहीं होती, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से मोड़ा उसको जा सकता है। इसी तरह से ये आपका जो नेक्स्ट फ्रैक्चर वो होता है कम्युनिटेड फ्रैक्चर। इसमें जो बोन होती है वो अलग अलग जगह से क्या हो जाते हैं, सेक्टर या फ्रेगमेंट बन जाते हैं। तो ऐसा फ्रैक्चर होता है उसको क्या होता है, कम्युनिटेड फ्रैक्चर बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, सारे टाइप के जो फ्रैक्चर है मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब कोई सा भी फ्रैक्चर अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आप उसको आसानी से आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंजरीज टू द बोन इज एक्चुअली ब्रोकन इन स्मॉल क्रैक और माइनर फॉर्म। माइनर फॉर्म में क्या हो जाती है, जो बोन है वो टूट जाती है। ऐसे फ्रैक्चर को हम क्या बोलेंगे, सिंपल फ्रैक्चर, हेयरलाइन फ्रैक्चर या कंट्यूस फ्रैक्चर या फिर मल्टीपल फ्रैक्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हेयरलाइन फ्रैक्चर होता है। इसमें क्या होते हैं, बोन छोटे क्या होते हैं, बहुत जो स्मॉल क्रैक उसमें आ जाते हैं। माइनर या स्मॉल क्रैक इसमें दिखाई देते हैं बोन्स में, तो ऐसे को बोलते हैं हम हेयरलाइन फ्रैक्चर। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज फ्रैक्चर नेसेसिटी द यूज बोन सीमेंट और सम अदर इम्प्लीमेंट। ऐसा कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें क्या किया जाता है, बोन को सीमेंट का यूज किया जाता है उसको ज्वाइन करने के लिए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें मल्टीपल फ्रैक्चर है, कंपाउंड फ्रैक्चर या सिंपल फ्रैक्चर या फिर हेयरलाइन फ्रैक्चर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जो सिंपल फ्रैक्चर है उसमें क्या यूज किया जाता है, सीमेंट या फिर अदर जो इम्प्लीमेंट है उसको जोड़ने के लिए काम लिए जाते हैं। नेक्स्ट इस क्वेश्चन है आपका, मिस्टर रामाकांत मीट विद एन एक्सीडेंट एंड, मिस्टर रामाकांत को क्या होगा, एक्सीडेंट हो गया है एंड हिज राइट फीमर ब्रोक एट 3 डिफरेंट प्लेस। को जो राइट फीमर है वो 3 अलग अलग जगह से क्या हो गई, ब्रोक हो चुकी है, टूट चुकी है। द कट क्लीन ब्रेक एंड द 4 पीसेस वर पुट बैक टुगेदर इन देयर ओरिजिनल प्लेसेस। क्या हो गया, इसके 4 पीसेस हो गए, उसको ओरिजिनल प्लेसेस पे उसको रखना है। व्हाट काइंड ऑफ फ्रैक्चर डिड हैव, तो उसमें किस तरह का फ्रैक्चर हुआ है। ठीक है, अभी हमने पढ़ लिया डिफरेंट टाइप के फ्रैक्चर्स कौन कौन से होते हैं, वो आप आसानी से इसको बता सकते हैं। कॉन्ट्यूजन होता है, हेयरलाइन फ्रैक्चर है, मल्टीपल फ्रैक्चर है या फिर सिंपल फ्रैक्चर है। तो इसका आंसर होगा आपका मल्टीपल फ्रैक्चर। उसकी जो बोन है उसमें क्या हो गए, बहुत सारे ब्रेकडाउन हो गए, बहुत सारे टुकड़े हो गए, इसको 3 से लेकर के 4 इसके पीसीज हो चुके हैं, बहुत सारे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, मल्टीपल फ्रैक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोल्ड क्लेमी स्किन कंबाइंड विद रैपिड ब्रीथ एंड पेल स्किन में ऑल बी साइन ऑफ। किसके साइन है, इसमें स्किन कैसी हो गई, कोल्ड हो गई, क्लेमी हो गई है और रैपिड ब्रीथ हो रही है उसमें, और स्किन कैसी पड़ गई, पीली पड़ गई है। तो ऐसा किसका साइन होता है, आई इन्फेक्शन का है, एक्सीडेंट का है, शॉक का है, फिर हाइपर टेंशन का है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा शॉक। इस कंडीशन में ये सारे साइन सिम्टम दिखाई देते हैं, कोल्ड क्लेमी स्किन हो जाती है और रैपिड ब्रीथ होती है और पेल स्किन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू नॉट मूव अ पर्सन हु इज द शॉक। इस पर्सन को शॉक में है उसको मूव नहीं करना है। कब, इफ यू सस्पेक्ट दे, क्या अगर क्या सस्पेक्ट करते हो आप उस पर्सन में कि उसको शॉक की कंडीशन हो गई और उसको आपको मूव नहीं करना है।
कोल्ड स्किन है तब नहीं करना है, रैपिड ब्रीथ रेट हो रही है या रैपिड पल्स है या फिर स्पाइनल इंजरी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगर उसको स्पाइनल इंजरी है तो उस कंडीशन में क्या नहीं करना है, उसको किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप और ज़्यादा उसको मूवमेंट करोगे तो क्या हो सकता है, उसमें फर्दर इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसा पर्सन जिसमें क्या होता है, शॉक की कंडीशन में है वो, और उसको आपको किस में शॉक की कंडीशन में है लेकिन, और आपको ये देखना है कि उसको क्या हो रखी है, स्पाइनल इंजरी हो गई है, तो उसको ज़्यादा मूवमेंट आपको नहीं करवाना है। ये जो सारी कंडीशंस हैं हम वो इमरजेंसी की देख रहे हैं, किसमें फर्स्ट एड देखते हैं किस कंडीशन में हम करेंगे। जो इमरजेंसी की जो कंडीशंस हो जाती हैं, ये सारी इमरजेंसी की कंडीशन है, उसमें आप फर्स्ट एड के तौर पर क्या करोगे, ठीक है। एज ए CHO जब आपके पास कोई पेशेंट इस तरह का आएगा तो आप उसमें इन इमरजेंसी कंडीशंस में क्या ट्रीट करोगे और उसके बाद आपको क्या करना है, उसको रेफर करना है। तो ये सारी चीजें हम इसमें देख रहे हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से समझ लीजिए किस किस तरह की कौन कौन सी इमरजेंसीज हो सकती हैं और इन इमरजेंसीज केसेस में आप क्या क्या इसमें फर्स्ट एड दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शॉक में बी कॉज्ड बाय, शॉक किसके कारण हो सकता है, पॉइजन के कारण हो सकता है, ब्लड लॉस के कारण हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, ऑल ऑफ द अबाव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, सभी के कारण क्या हो सकता है, शॉक की कंडीशन आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन एंड सिम्टम ऑफ फेंटिंग इज नॉट इंक्लूड, फेंटिंग का कौन सा साइन सिम्टम इसमें इंक्लूड नहीं है। ऑप्शन है अनकॉन्शियसनेस है, इरेगुलर हार्ट डिजीज है, नोजिया और डिजीनेस और लाइट डार्कनेस है या पैल्पिटेशंस है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पैल्पिटेशंस इसका कोई साइन सिम्टम नहीं है फेंट का, जबकि अनकॉन्शियस हो जाता है फेंटनेस में, उसकी हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है और नोजिया वॉमिटिंग भी उसको आने लग जाता है, डिजीनेस हो जाती है और लाइट में क्या हो जाता है, उसको डार्कनेस दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर फेंटिंग मैनेजमेंट, फेंटिंग मैनेजमेंट है मतलब कोई पर्सन से फेंट हो गया है तो उसमें आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, कैसे आप उसको मैनेज करोगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपको बताना है क्या होगा, कॉल एम्बुलेंस एंड शिफ्ट द क्लाइंट टू द फर्स्ट एड प्रायोरिटी फॉर फेंटिंग मैनेजमेंट। मैंने बताई दिया आपको, इसमें क्या करेंगे हम, कॉल एम्बुलेंस करेंगे, शिफ्ट द क्लाइंट टू नियरेस्ट हेल्थ सेंटर करेंगे, मेक द पर्सन्स टू लाई फ्लैट एट लीस्ट फॉर 15 मिनट और सिट इफ लाइट हेड प्रेजेंट, गिव लिक्विड बाय orally, रेज द पेशेंट्स लेग अबाउ द लेवल ऑफ हिज लेग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगर कोई पेशेंट फेंट हो गया है, बेहोश हो गया है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, मेक द सबसे पेशेंट को फ्लैट आपको लाई कर देना, लिटा देना है एटलीस्ट 15 मिनट तक, एंड सिट और क्या कर देना, या तो उसको बैठा देना है या फिर उसको लिटा देना है सीधा 15 मिनट तक। इफ लाइट हेडनेस प्रेजेंट, अगर उसमें किसी भी तरह का सिर भारी नहीं हो रहा है, उसका हैवीनेस नहीं है उसके सिर में, तो आपको ये कंडीशन करनी है, ठीक है। हाउ शुड यू कैन ओपन द एयरवे ऑफ एन अनकॉन्शियस कैजुअलिटी, अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है और वो क्या है, अनकॉन्शियस है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उसका एयरवे को सबसे पहले क्या करना है, ओपन करना है। तो उसको ओपन करने के लिए आप क्या करोगे, क्या फर्स्ट एड करोगे सबसे पहले। तो ऑप्शन है आपके सामने, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट करोगे, जा थ्रस्ट करोगे, हेड टिल्ट एंड जा थ्रस्ट करोगे, या लिफ्ट द चिन करोगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए है आपका। क्या करना है आपको, हेड को क्या करना है, टिल्ट करना है थोड़ा सा, और चिन को क्या करना है, ऊपर करना है, लिफ्ट करना है। इससे क्या होगा, जो उसका एयर वे वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी यही रहती है, कोई अनकॉन्शियस पेशेंट आ जाता है तो उसका एयर वे क्या करना है, आपको क्लियर करना है। और उसको क्या करने के लिए क्या करोगे आप, हेड टिल्ट करना है और चिन को लिफ्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग वुड यू चेक टू सी इफ एन अनकॉन्शियस कॉजलिटी इज ब्रीदिंग नॉर्मली। ठीक है, क्या करना है आपको, हाउ लॉन्ग, कितने टाइम तक आपको चेक करना है, किसके लिए, टू सी इफ एन अनकॉन्शियस कैजुअलिटी इज ब्रीदिंग नॉर्मली, कि कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है उसकी आपको ब्रीदिंग को चेक करना है, तो कितने टाइम तक उसको आप चेक करोगे। तो नो मोर देन 10 सेकेंड, अप्रोक्स 10 सेकेंड, एग्जैक्टली 10 सेकेंड, या एटलीस्ट 10 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, एटलीस्ट 10 सेकेंड तक आपको क्या करना है, उसकी ब्रीदिंग को चेक करना है अनकॉन्शियस कैजुअलिटी की। ठीक है, नो मोर मतलब ये वाला नहीं करना है आपको, फर्स्ट जो ऑप्शन है 10 सेकेंड से ज्यादा तक, या फिर 10 सेकेंड के लगभग, या एग्जैक्टली 10 सेकेंड नहीं, केवल
एट लीस्ट मतलब आपको कम से कम 10 सेकेंड तो क्या करना है, उसकी ब्रीदिंग को चेक करना है ना। क्वेश्चन है विच इज करेक्ट रेशियो ऑफ सीपीआर इन एडल्ट। एडल्ट में जो सीपीआर देते हैं, सीपीआर की फुल फॉर्म होती है कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन होती है। अनकॉन्शियस जो पेशेंट हो जाता है उसको किसी भी तरह का पल्सेशन नहीं हो रहा, पल्स नहीं आ रही है उसके, उस कंडीशन में क्या देते हैं, सीपीआर दिया जाता है। तो उसका जो रेशियो होता है सीपीआर देने का, ठीक है, तो वो कितना होता है एडल्ट में। सीपीआर मतलब कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन देते हैं, इसमें ब्रीथ और जो कार्डियक जो कंप्रेस करते हैं अपन, वो उसका रेशियो आपको बताना है। कार्डियक कंप्रेस का कितना है और रेस्क्यू जो ब्रीदिंग होती है उसका कितना रेशियो है एडल्ट में। तो ऑप्शन है आपके सामने 2:30 है, 5:1 है, या 15:2 है, या 30:2 है। एडल्ट में इसका रेशियो होता है 30:2। मतलब आपको 30 तो क्या देनी है उसको, चेस्ट कंप्रेशन देना है, चेस्ट को आपको पुश करना है, और 2 क्या देना है उसको, रेस्क्यू ब्रीदिंग देनी है। अब कैसे होती है ये स्टेप बाय स्टेप मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट को, ये कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसको शेक करना है और शाउट करना है, उसको बोलना है कि आर यू हियर मी, आर यू हियर मी, आप मुझे सुन रहे हो, ठीक है, या उसका नाम बोलना है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। अगर वो किसी भी तरह का कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो उस कंडीशन में फिर क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपको कॉल करना है इमरजेंसी के लिए, ठीक है, अपनी हेल्प के लिए बुलाना है। कोई भी मेडिकल फैसिलिटीज के लिए आपको कॉल करके तुरंत आपको बुलाना है सीपीआर देने से पहले। उसके बाद क्या करना है, चेक फॉर ब्रीदिंग, उसकी ब्रीदिंग को चेक करना है और एयरवे को क्या करना है, उसको क्लियर करना है। अगर किसी भी तरह का उसमें एयरवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहा है, रुकावट आ रही है, कोई सिक्रेशंस है, तो उसको क्लियर करना है। उसके लिए मैंने आपको बताया अभी कि किस तरह से उसके एयरवे को क्लियर करते हैं। हेड को क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, और चिन को क्या करते हैं, थोड़ा सा लिफ्ट करते हैं, इस तरह से। उसके बाद फिर क्या करता है, इसको हमें इसकी पल्स को चेक करना है। पल्स को चेक करने के बाद हमें फिर इसको रिसर्च वो देना है, हमें कंप्रेशन देना है, चेस्ट कंप्रेशन। अगर इसमें इसको पल्स फील नहीं हो रही है तब हमें इसको क्या करना है, सीपीआर देना है। सीपीआर देने के लिए क्या करेंगे, प्लेस योर हैंड एट द सेंटर ऑफ देयर चेस्ट, इसके सेंटर जो चेस्ट है उस पर क्या करना है, हैंड को इस तरह से प्लेस करना है, और इसको क्या करना है, पुश हार्ड एंड फास्ट अबाउट ट्वाइस पर सेकेंड, 1 सेकेंड में आपको क्या करना है, इसको 2 बार कंप्रेस देना है। इस तरह से आपको काउंट करते जाकर और इसको क्या करना है, चेस्ट कंप्रेशन देना है। इफ यू हैव इस तरह से इसको देना, 30 चेस्ट कंप्रेशन देना और 2 रेस्क्यू ब्रीदिंग देना। अगर आपके पास कोई हेल्प के लिए है तो आप उससे भी आप इसकी क्या कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो। इस तरह से ये स्टेप्स होती हैं सीपीआर की, ठीक है। इस तरह से करके आप किसी की भी क्या कर सकते हो, इमरजेंसी में फर्स्ट एड दे करके इसकी जान बचा सकते हो, जब तक कि कोई एम्बुलेंस या फिर कोई मेडिकल फैसिलिटी या मेडिकल हेल्प आपके पास नहीं आ जाती है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, किसी भी पेशेंट्स को अगर अनकॉन्शियस है, उसको पल्स नहीं आ रही है, तो उस टाइम क्या कर सकते हैं, सीपीआर दे करके उसकी लाइफ को रेस्क्यू किया जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू फर्स्ट एक्शंस बी व्हेन ट्रीटिंग एन इलेक्ट्रिक बर्न। अगर किसी को इलेक्ट्रिक बर्न हो गया है तो उस कंडीशन में आप क्या फर्स्ट एड करोगे। तो ऑप्शन है आपके साथ, एंश्योर दैट द कैजुअलिटी इज स्टिल ब्रीदिंग, ठीक है, ये एंश्योर करोगे कि अभी जो कैजुअलिटी ब्रीदिंग ले रही है, या फिर वॉश द बर्न विथ कोल्ड वाटर, क्या करना है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसमें ये कह रहा है कि कोल्ड वाटर से वॉश करना है। सी ऑप्शन है, चेक फॉर डेंजर एंड एंश्योर दैट कॉन्टेक्ट विद इलेक्ट्रिक सोर्स इज ब्रोकन। आपको ये एंश्योर करना है कि जो इलेक्ट्रिक सोर्स है उसका जो कॉन्टेक्ट है वो क्या कर दिया अपन ने, ब्रोकन कर दिया है या हटा दिया है। या चेक फॉर लेवल ऑफ रेस्पॉन्स, या उसका लेवल को हमें रेस्पॉन्स दे रहा है नहीं, उसको चेक करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। इसमें क्या करना है हमें कि इलेक्ट्रिक जो शॉक हुआ है जिस शॉर्ट से, उसको क्या करना है, सबसे पहले ब्रोकन कर देना है या हटा देना है। Which medical conditions will develop from severe blood loss? किसी को बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, बहुत ज्यादा सीवियर ब्लड लॉस हो चुका है, तो उस कंडीशन में उसको क्या होने के चांसेस होते हैं, क्या मेडिकल कंडीशन उसमें हो सकती है। तो ऑप्शन है, शॉक हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, एनाफाइलेक्सिक शॉक या थर्मिया हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वो क्या हो जाएगा, शॉक की कंडीशन में चला जाएगा अगर उसमें बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है तो। हाइपोग्लाइसीमिया में तो क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल क्या होता है, कम हो जाता है। एनाफाइलेक्सिस है वो क्या होता है, एलर्जी की कंडीशन में शॉक देखने को मिलता है। और हाइपोथर्मिया में क्या हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज फेंट। फेंट का मतलब क्या होता है, अ पर्सन रेस्पॉन्स टू द फियर
या एन अनएक्सपेक्टेड कोलैप्स हो जाता है, ब्रीफ लॉस ऑफ अनकॉन्शियसनेस है, या साइट ऑफ फ्लू है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाता है, ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस का क्या हो जाता है, इसमें लॉस हो जाता है, व्यक्ति क्या होता है इसमें थोड़ा सा उसको होश नहीं रहता है। ये ऑप्शंस नहीं होंगे इसमें। रेस्पॉन्स ऑफ टू फियर, फियर के प्रति क्या करेगा, रेस्पॉन्स देगा, या फिर एन अनएक्सपेक्टेड कोलैप्स हो जाएगा उसको, या फिर साइन ऑफ फ्लू, फ्लू के उसमें साइन दिखाई देंगे खांसी जुकाम के। तो ये साइन इसमें फेंट के नहीं होते हैं। फेंट के जो साइन होते हैं वो क्या होता है, ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन एंड सिम्टम ऑफ शॉक इंक्लूड। शॉक का क्या साइन सिम्टम होता है, ये पहले भी हम देख चुके हैं। तो इसमें हो जाएगा कोल्ड एंड क्लेमी स्किन हो जाती है, रैपिड एंड फीवेबल पल्स हो जाती है, शैलो ब्रीदिंग होती है, और ऑल ऑफ द अबाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबाव इसका आंसर हो जाएगा। ओवरवेलमिंग इन्फेक्शंस एंड resulting vasodilations can be lead to the following type of shock। शॉक के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें से आपको ये बताना है कि ऐसा शॉक का टाइप है जिसमें क्या हो जाता है, वेजोडाइलेशन हो जाता है, ठीक है। उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ओवर इन्फेक्शन की वजह से, ओवरवेलमिंग इन्फेक्शंस एंड रिजल्ट, इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से उसमें क्या हो गया, वेजोडाइलेशन देखने को मिलता है। तो ऐसा कौन सा शॉक का टाइप है, पहले देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो सेप्टिक होगा। सेप्टिक में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, और जो वेजोडाइलेशन इसमें देखने को मिलता है। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में क्या हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, जो बॉडी का जो वॉल्यूम है फ्लूइड का वो क्या हो जाता है, इसमें कम हो जाता है। तो कई बार क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया, तो उस कंडीशन में जो शॉक देखने को मिलता है वो होता है आपका हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। सॉरी। नेक्स्ट है आपका कार्सिनोजेनिक जो शॉक होता है वो क्या होता है, हार्ट अटैक की वजह से होता है। और नेक्स्ट है एनाफाइलेटिक जो शॉक है, वो किसी भी टाइप की जो एलर्जी हो जाती है उस कंडीशन में जो शॉक देखने को मिलता है वो कौन सा होता है, एनाफाइलेटिक शॉक देखने को मिलता है। नेक्स्ट, व्हाट शुड यू फर्स्ट एक्शन बी व्हेन डॉग बाइट। अगर डॉग बाइट कर दिया है किसी को, ठीक है, ये भी एक इमरजेंसी कंडीशन है। आपके पास ऐसे बहुत से पेशेंट आएंगे जब आप SWC पर जाओगे, ठीक है, सब सेंटर पर आप अपॉइंट होगे, तो उस टाइम एज ए CHO आप क्या, आपकी जो ड्यूटी रहेगी वो क्या रहेगी, जब आपके पास कोई डॉग बाइट का पेशेंट आ जाएगा तो उस टाइम आप उसमें क्या फर्स्ट एड दोगे, क्या उसमें ट्रीट करोगे। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या दोगे, गिव एंटीबायोटिक दोगे, या फिर यूज हाइड्रोजन पेरोक्साइड एट द साइट ऑफ डॉग बाइट करोगे, या फिर वॉश वुड विथ सोप इन रनिंग वाटर है, या यूज चिली पाउडर ऑन वुंड। कौन सा इसमें आपको फर्स्ट एड करोगे। तो इसका राइट आंसर आपको बहुत इजी है, बता सकते हो, इसका सी होगा। वुंड को क्या करना है, उसको रनिंग वाटर से अच्छी तरह से वॉश करना है। अगर कोई डॉग बाइट का केस आ जाता है उसके बाद आपको क्या करना है, उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के लिए, फर्दर ट्रीटमेंट के लिए आपको रेफर करना है, जो आपके इसके जो इंजेक्शन वगैरह लगते हैं उनके लिए, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करना है, इसको रनिंग वाटर से वॉश करने के लिए बोलना है विद सोप। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग इज द साइन एंड सिम्टम ऑफ स्नेक बाइट एक्सेप्ट। स्नेक बाइट के भी बहुत केसेस देखने को मिलते हैं, गांव वगैरह में बहुत ज्यादा स्नेक निकलते हैं। उस टाइम स्नेक बाइट का कोई केस आ जाता है तो उस कंडीशन आपको कैसे पहचानोगे कि स्नेक बाइट का केस है, और उस कंडीशन में क्या उसको फर्स्ट एड दोगे आप। द फॉलोइंग इज द साइन एंड सिम्टम ऑफ स्नेक बाइट। स्नेक बाइट के क्या साइन सिम्टम हो गए, नमनेस एट द साइट ऑफ बाइट ये होगा, ड्राउजीनेस होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड स्पीच होगा, या डिक्रीज हार्ट रेट होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। इसमें सॉरी एक्सेप्ट पूछा है इसमें, तो एक्सेप्ट तो क्या हो जाएगा इसमें, डिक्रीज हार्ट रेट। इसमें हार्ट रेट डिक्रीज नहीं होगी बल्कि क्या हो जाएगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगी। और ये साइन सिम्टम क्या है, इसी के हैं, स्नेक बाइट के। बट जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है, एक्सेप्ट पूछा है आपको कि इसमें से कौन सा साइन सिम्टम स्नेक बाइट का नहीं है। तो इसमें जो डिक्रीज हार्ट रेट है वो इसका साइन सिम्टम नहीं है, जबकि जो नमनेस एट द साइट ऑफ बाइट, जहां पर स्नेक बाइट किया वहां पर क्या हो जाएगा, नमनेस हो जाएगा, सुन्न हो जाएगा, और ड्राउजीनेस हो जाएगा, ठीक है, और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग और स्पीच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग फ्लूइड इन बर्न इज नॉट कंसीडर। बर्न का पेशेंट है, उसको फ्लूइड देना है, तो इसमें से कौन सा हम फॉर्मूला कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है RL 1.5 ml पर kg पर TB ऐसे देंगे, या फिर डेक्सट्रोज इन वाटर 200 ml ऑफ एडल्ट देंगे, कोलोइड्स एंड RL बट हाफ ऑफ अमाउंट इन फर्स्ट एड 24 आवर्स देंगे, एडमिनिस्टर 2000 ml NS विद इन
4R देंगे। तो इसका राइट आंसर डी होगा। इसमें हमको 2000 ml NS नहीं देना। इसके जो बर्न का जो केस आता है उसमें सबसे पहले जो दिया जाता है वो क्या दिया जाता है, RL दिया जाता है। RL है या फिर जो डेक्सट्रोज है, ये सारे ही क्या है इसमें दिया जाता है। ठीक है, तो TBS का मतलब होता है टोटल बर्न सरफेस एरिया। इसके अकॉर्डिंग जैसे सरफेस एरिया को मेजर करके और उसको मेजर करने के बाद क्या दिया जाता है, उसको RL कैलकुलेट करके दी जाती है। तो बर्न के केस में जो फर्स्ट फ्लूइड ऑफ चॉइस होती है वो क्या होती है, RL होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजर कैन बी कॉज्ड बाय, सीजर किसकी वजह से हो सकते हैं? ऑप्शन है आपके सामने, ब्रेन इंजरी दैट लेफ्ट स्कार टिश्यू और अदर डैमेज हो जाता है, ब्रेन इंजरी हो गई किसी भी तरह का, इसकी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, दैट लेफ्ट स्कार टिश्यू इन कॉज अदर डैमेज टू द ब्रेन है, माल फंक्शंस ऑफ द जीन की वजह से होता है, ऑल ऑफ द अबाउ। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सारे ही सीजर्स के कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट शुड यू फर्स्ट एक्शंस बी टेकन व्हेन फॉरेन बॉडी इन द ईसोफेगस, ईसोफेगस में कोई फॉरेन बॉडी का चली गई है तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? तो टेक बेड रेस्ट दोगे, या फिर गिव लिक्विड अमाउंट मिनिमम 500 ml दोगे, 500 ml तक उसको क्या दोगे, लिक्विड अमाउंट में फ्लूइड दोगे, या हेलमिंच मैनवर दोगे, या एडमिनिस्ट्रेट ग्लिसरीन दोगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप इमेज देखकर आराम से समझ गए हो क्या होगा इसका आंसर। तो DC इसका आंसर हो जाएगा, हेलमिच मैनवर होगा। अगर कोई फॉरेन बॉडी पार्टिकल किस में चला गया, आपके गले में फंस गया, ईसोफेगस में फंस गया, तो उसको निकालने के लिए आप क्या करोगे? तो उसको करने के लिए एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं हेलमिच मैनवर होता है। इसमें क्या करते हो, आपको फिस्ट बनानी है। सबसे पहले जो पेशेंट है उसको आपको इस तरह से टिल्ट कर देना है, आगे की तरफ झुका देना है, और उस पर बैक पर आपको उसको थोड़ा सा फॉरवर्ड करके उसको बिहाइंड उसके खड़ा हो जाना है। उसके बाद आपको फिस्ट बनानी है और उसको एब्डोमेन पर लगाना है और उसको थ्रस्ट देना है। ठीक है, एब्डोमिनल क्या देते हैं, इसमें थ्रस्ट देते हैं और 5 ब्लॉक्स देते हैं, मतलब पीछे पीठ पर थपथपाते हैं और एब्डोमिनल में क्या करते हैं, उसको थ्रस्ट दिया जाता है। इसको बोलते हैं हेलमिच मैनवर मेथड। ठीक है, तो ये वाले आज के हमारे क्वेश्चन थे। इस वीडियो के इंपॉर्टेंट MCQs लिए थे मैंने, इसमें कम से कम इसमें 31 से लेकर 33 तक इसमें शायद क्वेश्चन थे। और देख लेना आप कितने क्वेश्चन थे, आई थिंक इसमें 30 से अबाउ ही इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs थे। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? अगर क्वेश्चन पसंद आए हैं और लगता है आपको वाकई हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट और इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस, तो आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें।